नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। महाराष्ट्र में टिकटों के बंटवारे पर तस्वीर अब भी साफ नहीं है। दोनों ही गठबंधनों में आखिरी दौर की बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक तमाम तरह के दांव पेंच लगातार चल रहे हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीटों पर माथापच्ची लगातार चल रही है और सीट शेयरिंग फार्मूले पर अभी तक कोई खुलासा उस तरह से नहीं हो पाया है। महाविकास अघाड़ी के 85-85-85 के फार्मूले पर अब भी कन्फ्यूजन बना हुआ है और कई सीटों पर महायुति में भी पेच फंसा हुआ है। पहले बात महायुति की कर लेते हैं। महायुति के तमाम बड़े नेता कल से ही दिल्ली में हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात का सिलसिला लगातार चल रहा है और गृह मंत्री अमित शाह से यहां पर मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि 23 सीटों पर महायुति में बात अब भी अटकी हुई है। कुछ सीटों पर कई दावेदार यानी एक से अधिक सहयोगी दल दावेदारी कर रहे हैं। इस बीच ये भी खबर आई है कि बीजेपी की दूसरी सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। बीजेपी कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इस बार 150 से भी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इस बीच ये भी पता चला है सूत्रों के हवाले से कि महायुति के तमाम सहयोगी दलों को नसीहत दी गई है। कहा गया है कि ध्यान रखें कि बागी खड़े ना हो। महायुति का कोई भी दल बागी उम्मीदवारों को न तो खड़ा करे न पर्दे के पीछे से उनको समर्थन दे। ये भी कहा गया है कि तीनों दलों को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। वही बात अगर महाविकास अघाड़ी की कर ले तो वहाँ बातचीत अब भी लगातार जारी है। सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है इस पर मुहर कब तक लगेगी ये सवाल बना हुआ है। वैसे तो कल कहा गया कि 85-85-85 का फार्मूला है और इसमें 18 सीटें जो है वो छोटी पार्टियों को देने की बात थी, लेकिन 12 से 15 सीटों पर मतभेद अब भी बना हुआ है। बताया गया कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता आज रात दिल्ली आएंगे और कल दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हो सकती है। इसमें शरद पवार और संजय राउत भी दिल्ली आने की बात उनके कही जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि एनसीपी शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 45 नाम हैं। पार्टी ने बारामती से युगेंद्र पवार को टिकट दिया है। वे चाचा अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अनिल देशमुख को कटोल, जितेंद्र आव्हाड को मुंब्रा कलवा और जयंत पाटिल को इस्लामपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अजीत पवार गुट को राहत दी है। अदालत ने कहा कि अजीत गुट की एनसीपी आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसे चुनावी बैनर और पोस्टर्स में लिखना होगा कि यह विवाद का विषय है और कोर्ट में विचाराधीन है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को चेतावनी भी दी। कोर्ट ने कहा कि हम दोनों पक्षों से अपेक्षा करते हैं कि वे हमारे निर्देशों का पालन करें, अपने लिए शर्मनाक स्थिति न बनाएं। और सीधे चल सकते हैं अपने सहयोगी राम जी के पास। राम जी, ये बताइए, जो अभी एनसीपी की सूची आई है इसमें एक बार फिर से चाचा भतीजे का जो झगड़ा है वो बारामती में देखने को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव में भी यही बात हुई थी तो अजित पवार ने बाद में रिग्रेट भी व्यक्त किया था। कहा था कि महाराष्ट्र के लोग परिवार की लड़ाई हो सड़कों पर इसको पसंद नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से ये लड़ाई होने जा रही है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में अभी सबसे हॉट सीट जो है वो बारामती ही दिखाई दे रहे हैं। और बारामती का इतिहास ही ऐसे रहा है कि पहले चाचा भतीजा मतलब कि शरद पवार और अजित पवार, अब फिर से चाचा भतीजा मतलब कि अजित पवार और युगेंद्र पवार, एक ही घर में चाचा और भतीजा की लड़ाई जो है वो हमें दिखाई दे रही है। अभी युगेंद्र पवार ये नया चेहरा है और ये जो लिस्ट जारी की इसकी एक खासियत है, इसमें ज़्यादातर शरद पवार ने नए चेहरे को सामने लाया है। जैसे कि युगेंद्र पवार है जो कि अजित पवार के खिलाफ लड़ेंगे। दूसरे जो है आर पाटिल, आपको पता होगा सर कि आर पाटिल होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के और उनके ये बेटे हैं रोहित पाटिल, उनको भी खड़ा किया गया है। रोहित पवार जो कि शरद पवार के ही घर के हैं। महबूब शेख और एक नाम है जो कि आष्टी से खड़ा किया गया है। और रोहिणी खड़से जो कि एकनाथ खड़से की बेटी है। एकनाथ खड़से बीजेपी में थे और अभी एनसीपी पार्टी में आ गए शरद पवार की, अब उनकी बेटी को भी टिकट दिया है। तो ये नए चेहरे बहुत से हैं कि जो शरद पवार ने सामने लाए, लेकिन इनमें से हॉट सीट जो बनती है वो है बारामती की, जो कि अजित पवार वर्सेस युगेंद्र पवार हो गए। युगेंद्र पवार की अगर हम देखा जाए कि उनके ऊपर कोई केसेस नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, या फिर क्लीन एंड नीट क्लीन ऐसे चेहरा है। और
दूसरी तरफ अजीत पवार है कि जो बगावत कर चुके हैं अपने चचा से। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह का माहौल अभी बन सकता है वो हमें देखना होगा, क्योंकि लोकसभा में वहाँ पे सुप्रिया सुले जीती थी, अजीत पवार ने बहुत ताकत लगाई थी, फिर भी सुप्रिया सुले जीती थी। लेकिन इस बार अजीत पवार को हराने के लिए योगेंद्र पवार को उतारा गया है। तो एक मैसेज देना चाहती है पार्टी, कोई सीनियर नेता नहीं लेकिन हमारा ही कोई यूथ जो है कम उम्र का जो कि हरा सकता है, ये मैसेज देना चाहता है। तो अभी वहाँ पे देखना होगा कि जो ग्रास रूट पे अजीत पवार ने काम किया है उसका असर कितना हो सकता है। और ये इसलिए भी दूसरी अहम बात है क्योंकि अजीत पवार के बेटे भी पार्थ पटेल भी चुनाव लड़ चुके हैं इससे भी पहले। तो अब ऐसा कहा जा रहा था कि पार्थ पवार को ये सीट छोड़ी जा सकती है, लेकिन अजीत पवार वहां से लड़ने वाले हैं। तो इसलिए अब अजीत पवार वर्सेस योगेंद्र पवार ऐसा सामना हमें देखने के लिए मिलेगा वहाँ। ये देखने की बात होगी चाचा भतीजे की जो लड़ाई है उसमें किसकी जीत होती है। शुक्रिया आपका राम शिंदे हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विश्वास पाठक जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, चरण सिंह सप्रा साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, रोहित चंदावरकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। रोहित जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करूंगा। जिस तरह से दोनों ही गठबंधनों में सीटों का पेच अब भी फंसा हुआ है, ना तो सीटों की संख्या सार्वजनिक की जा रही है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, और ना ही ये तय किया जा रहा है कि किस सीट पर कौन लड़ेगा। और जिस तरह से बैठकों का सिलसिला लगातार चल रहा है, क्या लगता है आपको कब तक ये मामला सुलझने की संभावना है? देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड ही था और ये नई बात नहीं है, ये हर बार होता है। पहले भी हमने देखा है, जबकि दोनों तरफ दो दो पार्टियों का गठबंधन हुआ करता था। जैसे एक तरफ कांग्रेस और एनसीपी और दूसरी तरफ बीजेपी और शिवसेना, इस तरह से जब पहले चुनाव होते थे तब भी ये सीटों पे विवाद का की बात होती थी। और बहुत बार हमने ये देखा है कि एकदम पर्चा भरने के आखिरी दिन तक कभी कभी इस पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता था या मतभेद होते थे वगैरह वगैरह। इस बार ये ज्यादा थोड़ा हो रहा है, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि इस बार 3 पार्टियां, वो भी बड़ी बड़ी 3 पार्टियां दोनों तरफ है, ये एक नई बात है। और तीसरी नई बात मुझे लगता है ये है कि हमने चुनाव से पहले ही कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से दोनों तरफ से बहुत ज्यादा डिफेक्शन जिसको बोलते हैं, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना, ये बात बहुत ज्यादा पैमाने पर देखी है। ये 3 नई चीजें इस बार दिख रही है। इसमें आप देखिए, महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र में कुछ नेता है जो बीजेपी को छोड़ के, जैसे कि हर्षवर्धन पाटिल हो या समरजीत सिंह गाडगे हो, जब उनको ये समझ आ गया कि बीजेपी गठबंधन में उनको टिकट नहीं मिलने वाला, तो वो पहले ही शरद पवार जी की तरफ गए। और उसी तरह कुछ ऐसे होंगे जो महाविकास आघाड़ी छोड़ के बीजेपी के गठबंधन की तरफ गए, उत्तर महाराष्ट्र में हो, विदर्भ में हो, सब जगह। तो इससे एक महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई बात ये बन के उभर के आई है कि किसी को भी, किसी भी, बहुत सारे नेता ऐसे हैं, उनको किसी को भी विचारधारा या किसी एक गठबंधन के साथ अपनी लॉयल्टी वगैरह ऐसी कोई बात बची नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने लिए टिकट और अपने लिए विधायक का सीट मिलना, ये इस पर उनके सब डिसीजंस हो रहे हैं। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में ये ज्यादा ही होगा। लेकिन आपने पूछा, लास्ट पॉइंट बोलता हूँ, आपने पूछा कि ये कब तक चलेगा, तो जब तक चलेगा, जब तक पर्चा भरने का आखिरी दिन है तब तक ये चलेगा मुझे लगता है। उसके बाद तो कुछ होगा नहीं, उसके बाद आखिरी मिनट तक ये चलेगा। बिल्कुल। तो विश्वास पाठक जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक बार फिर से दिल्ली दरबार में सबको हाजिरी लगानी पड़ी है, सबको बुलाया गया क्योंकि बात वहां पर बन नहीं पा रही थी। कहा जा रहा है कि 23 सीटों पर अभी मामला फंसा हुआ है। और नवाब मलिक का क्या मामला है? क्या नवाब मलिक की उम्मीदवारी का बीजेपी विरोध कर रही है? देखिए, आज की जो बैठक थी, बैठक का विषय यही था कि तीनों पार्टी इकट्ठा मजबूती से लड़े और महायुति के 200 से ज्यादा विधायक चुनकर लाए। जहां तक सीट एडजस्टमेंट का सवाल है, हमारा पूरी तरह से हो गया है। आज के तारीख में हम 182 सीटों का ऐलान कर चुके हैं और जो बचा हुआ है वो भी कल तक हो जाएगा। देखिए, 29 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल करना है, इसलिए समय है। वो आज रात की होना कोई ऐसे जरूरी नहीं है। सेकेंडली, वो स्ट्रेटेजी का भी पार्ट होता है, वो हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज अमित भाई शाह ने हमें तीनों पार्टियों को इतना ही बताया कि रिबेल, इनको रोको, उनको समझाओ। ये समय ऐसा है जिसमें महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आना बहुत जरूरी है। डबल इंजन की सरकार अगर आती है तो महाराष्ट्र में उसका प्रोग्रेस ही होता है। तो उस प्रकार से उन्होंने सुझाव दिया है। दूसरी तरफ अगर आप देखते हो तो कांग्रेस, शरद पवार
और जो उद्धव ठाकरे गुट है, इसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट ऐसा है कि इनके पास में कहीं कैंडिडेट से नहीं है, तो कहीं से बीजेपी से या एकनाथ शिंदे के पार्टी से या अजित पवार के पार्टी से चुराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब चक्कर में कांग्रेस की हालत तो इतनी खराब हो गई है, राष्ट्रीय पार्टी है जो 85 के ऊपर सेटल हो गई है, और उनके साथ साथ ऐसी शिवसेना जिसमें अभी एकनाथ शिंदे की शिवसेना नहीं है, ऐसे शरद पवार जिसमें अजित पवार के गुट नहीं है, ऐसे लोगों के साथ में 85 पर आ गए है। ये बड़ी एक महाविकास आघाड़ी में विडंबना चल रही है। जी, चरण सिंह जी जो बात कह रहे हैं विश्वास जी की कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। कांग्रेस जो अभी लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जो उम्मीद कर रही थी कि 100 से भी ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, उसको शिवसेना 85 पर ला करके खड़ा कर दिया है। और ये कहा जा रहा है कि जितनी सीटों पर शिवसेना होगी उससे एक भी सीट ज़्यादा कांग्रेस को नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो इसको लेकर के क्या आपकी स्थिति है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और क्या बोलेंगे, अगर ये कुछ और चीज बोल देंगे तो इनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। सवाल ये है कि हमने 255 यानी 85 85 85 255 सीटें हमने तय कर लिया है। उसके बाद में हमने ये भी डिक्लेयर किया है कि हमारा कुनबा बड़ा है, हम 18 सीटें हमारे जो और छोटे घटक दल है हम उनको भी देंगे। सवाल रह गया मात्र 13 सीटों का। 13 सीटों पर मंथन चल रहा है। मेरे ख्याल से आज रात को सारा निष्कर्ष निकल जाएगा और कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीतेगी ये समय अनुसार आपको भी पता चल जाएगा। ये सीट के बांटने के चक्कर में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे लिए सीट के साथ जीत भी महत्वपूर्ण है कि हम महाविकास आघाड़ी क्या देख रही है कि सीट तो ठीक है बंटवारा हो जाएगा, लेकिन कौन सी सीट हम जीतेंगे, विनेबिलिटी शुड बी देयर। इसको देख करके हम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है भाई, अपने गिरेबान में देख करके देखिए, अपनी महायुति के गिरेबान में देखिए जरा क्या हो रहा है। आपको तो रोज दिल्ली बुलाया जा रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास में या उनके केंद्रीय नेतृत्व के पास में अजित पवार और एकनाथ शिंदे दोनों की चाबी है, यानी रिमोट कंट्रोल दिल्ली से चलेगा। एक बार नहीं अनेकों बार सारी सीट का वितरण उनके सामने होगा। अमित शाह तय करेंगे कि नवाब मलिक को सीट देनी है नहीं देनी है, स्वीकृति शर्मा को देनी है कि नहीं देनी है, अंधेरी ईस्ट की सीट वो अमित शाह तय करेंगे। फिर अमित शाह के ही बंदे राजकुमार बडोले वो इसमें अजित पवार की पार्टी में जाते हैं, वहां से लड़ने को तैयार है। नीलेश राणे जो हैं वो एकनाथ शिंदे की पार्टी से जाकर के लड़ने को तैयार है, बीजेपी से एकनाथ शिंदे की पार्टी में। और यहाँ अमित शाह कहते हैं कि भाई यहाँ वहां के जो भंडखोर हैं उनको मत लीजिए। अरे भाई उनकी तो टिकट अनाउंस हो रही है और यहाँ अमित शाह कह रहे हैं कि उनको मत लीजिए, लेकिन यानी वहां पर गड़बड़ ज्यादा है। ठीक है चरण सिंह जी, लेकिन जो आपने बात कही कि सीट से ज्यादा जरूरी जीत है, ये डायलॉग जो है सुना सुनाया लग रहा है, ये अखिलेश यादव का डायलॉग है। तो उन्हीं को लेकर के स्थिति क्या है? समाजवादी पार्टी को क्या कितनी सीटें मिलेगी महाराष्ट्र में? क्योंकि यूपी में तो बाई इलेक्शन में हो गया तय कि वो अकेले चुनाव लड़ रहे, कांग्रेस को समर्थन करना पड़ रहा है वहां पर। देखिए, निश्चित रूप से मंथन हुआ है, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के साथ भी हमारे नेतृत्व की बातचीत हुई है। आपको कल सुबह तक आपको पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें जा रही हैं। निश्चित रूप से जो सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है वही सीटें वो लेंगे। वो भी समझदार है, उनको भी पता है कि कौन सी सीट वो जीत सकते हैं। और हमें तीनों को भी, उद्धव गट को या शरद पवार साहब को और कांग्रेस को भी पता है कौन सी सीटें भाई समाजवादी पार्टी जीत सकती है। तो हमारे अंदर कोई मतभेद या मनभेद कुछ भी नहीं है, सारी चीजें सेटल है। हमारा मैथमेटिक्स भी परफेक्ट है, हमारी केमिस्ट्री भी परफेक्ट है। तो जिस महाविकास आघाड़ी का मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों ठीक ठाक हो उसको कहीं कोई रोक नहीं सकता। ये महायुति को हम हराने जा रहे हैं। ठीक है विश्वास जी, कितना विश्वास है आपको? क्योंकि चरण सिंह सप्रा दावा कर रहे हैं कि केमिस्ट्री भी सही है, मैथमेटिक्स भी सही है, अर्थमेटिक पूरा जमीन पर तैयार हो चुका है। बगावत का डर कितना सता रहा है कि कहना पड़ रहा है कि कोई भी एक दूसरे के खिलाफ बागी उम्मीदवार खड़े ना करे? चलो पहले मैथमेटिक्स के ऊपर आते हैं। इनके जयंत पाटिल जो शरद पवार गुट से है और महाराष्ट्र के वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने 85 प्लस 85 प्लस 85 इसकी टोटल 270 की, जो कि 255 आती है। और बाकी बचे हुए सीटें किसको देगी उनको अभी तक मालूम नहीं। जहां तक केमिस्ट्री का सवाल है, इनका नाना पटोले और संजय राउत जिस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं उसमें से पूरी दुनिया देख रही केमिस्ट्री क्या है। ये कह रहे कि हम दिल्ली में हमें जाना पड़ता है, हम तो जाते हैं मार्गदर्शन के लिए, लेकिन आप लोग क्यों जा रहे हैं? आपके यहाँ के नेता कौन? नाना पटोले है
वडेट्टीवार जी है, मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। इनके तो कोई नेता जी भी नहीं है। आपके पास आता हूँ। हमारे तो ये समझे नहीं मेरी बात को। नहीं मैं आता हूँ चरण सिंह जी आपके पास, ये बात अपनी पूरी कर लें। हाँ, कर ले, समय मिला था उनको भी दे देते हैं। जी विश्वास जी, कर ले। अपनी बात पूरी कर लें विश्वास शिवसेना जी। की केमिस्ट्री क्या है, ये स्वयं बाला साहब ठाकरे ने कहा था। उन्होंने कहा था कि जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। सावरकर के बारे में कांग्रेस की राय क्या है, शिवसेना की राय क्या है, क्या केमिस्ट्री की बात करते हो आप? ठीक है चरण सिंह जी आप जवाब दे दीजिए संक्षेप में, मेरे पास समय अब खत्म हो रहा है। मेरे देखिए सवाल ये है, ये मेरी बात को समझे ही नहीं भाई। हमारे लोग अगर दिल्ली में जाते, अगर नाना पटोले और वडेट्टीवार आपने कहा दिल्ली जाते, तो हम तो अपने पार्टी के नेतृत्व के पास जाएंगे ना। ये शिंदे सेना के अध्यक्ष और अजीत पवार खुद जो एनसीपी के अध्यक्ष है, वो जाते हैं अमित शाह को मिलने के लिए। यानी चाबी जो है वो अमित शाह के पास है ना, दोनों की कठपुतली वहां से ही चलेगी ना। एक चीज, दूसरी चीज आपने कहा कि भाई इनके अंदर समन्वय नहीं है, तो मैं आपको अभी बता देता हूं भाई, संदीप नायक छोड़ के गए बीजेपी को, वो क्या समन्वय था। आज आपका समन्वय जो है वो नालासोपारा में नहीं है, वहां पर शिंदे वर्सेस शिंदे गट के लोग लड़ रहे हैं। कल्याण द्योली सीट पर आपका समन्वय नहीं है, चांदवड़ में आपका नहीं है, कोलाबा में आपका समन्वय नहीं है, राजपुरोहित लड़ रहे हैं, आप ही के पार्टी के है ना राजपुरोहित, पूर्व विधायक है। आरवी में नहीं है, बोरेवली में नहीं है, अष्टी में नहीं है, काटोल में आपका कोई केमिस्ट्री नहीं जम रहा भारतीय जनता पार्टी का और एकनाथ शिंदे के ग्रुप का। तो वहां पर ये भय है कि ये भंडखोरी ज्यादा होगी, इसीलिए अमित शाह ने कहा है कि एक दूसरे की पार्टी में जाने वाले लोगों को मत लीजिए। ठीक है चरण सिंह जी माफी चाहता हूँ, समय इतना ही था। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश्वास जी आपका भी, रोहित जी धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल अकेले ही दौड़ेगी। कांग्रेस ने उपचुनाव में एक भी उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान कर दिया है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि हम अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने में मदद करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा प्रमुख उद्देश्य बीजेपी को हराना है और वो तभी हो सकता है जब हम एक साथ मिलकर मुकाबला करें। इससे पहले अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि बात सीट की नहीं जीत की है, इसीलिए इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर सपा के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। और इस बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर राहुल गांधी के साथ तस्वीर डालकर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। और वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी ने अखिलेश यादव के ट्वीट पर पलटवार किया और सपा कांग्रेस को घेरा। यूपी बीजेपी ने लिखा कि ठग ने महाठग को ही ठग लिया। और यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 7 बल्कि 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। खास बात यह कि बीजेपी ने कटिहारी और मझवा सीट पर भी उम्मीदवार उतारे हैं, जिनकी मांग निषाद पार्टी कर रही थी। इसके अलावा मीरापुर की सीट आरएलडी को दी जाएगी। सीसामऊ पर भी नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटिहारी से धर्मराज निषाद और मझवा से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है। आपको बता दें कि करहल के बीजेपी उम्मीदवार अनुजेश यादव सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। इन उपचुनावों के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। नमस्कार।